लोगों का तो ये कहना है कि बिना बुमराह के इंग्लैंड ऑल आउट ही नहीं होगी। लास्ट 2 साल में इंडिया के पूरे पेसर ने मिला के जितने विकेट लिए हैं उससे ज्यादा विकेट अकेले बुमराह ने लिए हैं। ये मैच जो है ये बर्मिंघम में खेला जाना है और यहाँ पे इंडिया आज तक एक मैच तक नहीं जीती। सिराज और कृष्णा की तो इकोनॉमी तक 6 से ज्यादा है। ऐसे में क्या होगा भाई। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि बुमराह का रिप्लेसमेंट होगा कौन। देखिए 24 मई को इंडिया की नई टेस्ट स्क्वाड आई थी। इस स्क्वाड में नए कैप्टन थे, नए वाइस कैप्टन थे, पूरी नई टीम थी। काफी लोग देखना चाहते थे कि ये टीम कैसा परफॉर्म करेगी। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी और 20 जून को मैच स्टार्ट होता है इंग्लैंड के साथ इंडिया का। अब जब ये मैच स्टार्ट हुआ तो पहले ही दिन इंडिया ने क्लियर कर दिया कि ये टीम कमजोर नहीं है बल्कि ये स्ट्रॉन्ग है। पहले ही दिन यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी मारी, शुभमन ने सेंचुरी मारी, ऋषभ ने सेंचुरी मारी, बाद में केएल भी सेंचुरी मार देते हैं। इंडिया के सारे खिलाड़ी फॉर्म में नजर आते हैं। इसके बाद भी इंडिया ये मैच हार जाती है। अब इंडिया ये मैच बॉलिंग के कारण हारी थी और दिक्कत ये नहीं थी कि इंडिया ये मैच हारी, दिक्कत ये हुई कि बॉलिंग के चलते इंडिया ये मैच हारी और अगले मैच में बुमराह खेलने ही नहीं वाले, ये खबर आ गई। अब बुमराह नहीं खेलने वाले और इंडिया बॉलिंग के कारण मैच हारी तो ऐसे में पूरी इंडियन टीम हिल गई। अब कौन ये मैच जिताएगा, कैसी ये टीम होने वाली है, इसके ऊपर सबकी नजर आ गई। और ऐसे में गौतम गंभीर ने भी पूरी टीम में कई चेंजेस करने की सोची है। अब वो कौन से चेंजेस होंगे, इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी दूसरे टेस्ट मैच के लिए और क्या ये इंडिया मैच जीत पाएगी बिना बुमराह के, आइए देखते हैं। तो देखिए इंडिया की जो प्लेइंग 11 होने वाली है सेकंड मैच के लिए, उसमें ओपन करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ही आएंगे। वेल यशस्वी जायसवाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट मैच में भी ओपन करने आए थे। पहली इनिंग के अंदर इन्होंने 101 रन भी मारे थे। यशस्वी बहुत अच्छे फॉर्म में है और अभी पूरी इंडियन टीम में इनका एवरेज बहुत ही कमाल का है। ये लगातार रन बना रहे हैं और टेस्ट के ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं कि डोमिनेट कर रहे हैं इस फॉर्मेट को। बट दिक्कत यह है कि यशस्वी ने लास्ट मैच के अंदर 4 कैच छोड़े और वो कैच इतने भारी पड़े कि इंडिया मैच हार गई। अब देखिए यशस्वी एज अ बैट्समैन तो अच्छे हैं लेकिन एज अ फील्डर ये बहुत बेकार है और इनको बहुत जरूरत है कि कैच की प्रैक्टिस करें तब भी इंडिया मैच जीत पाएगी। क्योंकि बैटिंग से कुछ नहीं होता है, कैचेस से भी आप मैचेस जीतते हो और कैचेस बहुत जरूरी है। वेल यशस्वी ने पिछली 5 इनिंग में रन बनाए हैं 221 और इन्होंने 7 कैच छोड़े हैं। एंड इन्होंने जो कैच छोड़े हैं ना ये 7 बैट्समैन कैच छूटने के बाद मिला जुला कर 229 रन बना चुके हैं। मतलब यशस्वी जितने रन बनाते हैं उससे ज्यादा रन ये फील्डिंग मिस करके दे देते हैं। अब ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है कि यशस्वी जायसवाल कैच की प्रैक्टिसिंग करके आए। दूसरी वजह जो सबसे बड़ी वजह लगती है वो है कैच के ड्रॉप करने। वेल यशस्वी के साथ ही ओपन करने केएल राहुल भी आने वाले हैं और ओपनिंग पेयर इंडिया का सेम रहेगा। जैसा ओपनिंग पेयर इनका इस मैच में था वैसा ही ओपनिंग पेयर इस मैच में रहेगा। तो केएल राहुल की कोई दिक्कत नहीं है, कैच भी अच्छे लेते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, खेलते भी काफी आराम से हैं। ये पूरे सिचुएशनल खिलाड़ी हैं। पहले ही मैच की पहली इनिंग में इन्होंने 42 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 137 रन मारे। ये क्लास से खेलते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यहाँ पे भी रन मार सकते हैं। वेल राहुल तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है लेकिन इसके बाद दिक्कत होगी क्योंकि साई सुदर्शन लास्ट मैच में डेब्यू किए थे और पहले मैच की पहली इनिंग में 0 रन बना पाए थे और दूसरे इनिंग में 30 रन बना पाए थे। अब दिक्कत यह है कि साई रन बनाते हैं और आने वाले टाइम में रन बनाएंगे लेकिन क्या गौतम इनको सेकेंड मैच में भी चांस देंगे? मेरे हिसाब से देना तो चाहिए पर शायद गौतम इनको चांस नहीं देंगे क्योंकि इनके पास उनसे बेहतर ऑप्शन है और वो है अभिमन्यु ईश्वरन जिन्होंने बहुत रन बनाए हैं रणजी क्रिकेट के अंदर। देखिए अभिमन्यु का भी अभी डेब्यू नहीं हुआ इंडियन टीम में और ये भी साई जैसे नए हैं लेकिन दिक्कत ये है कि साई पहले मैच में परफॉर्म नहीं किए। ऐसे में अभिमन्यु ये मैच खेल सकते हैं और ये इसीलिए खेल सकते हैं क्योंकि 2022-2023 रणजी ट्रॉफी के अंदर अभिमन्यु ने 7 मैच में 798 रन बनाए थे। इनका रणजी में लगातार एवरेज 61.38 का रहा है और ऐसे में इनको खिलाया जा सकता है क्योंकि साई अगर नहीं चले तो इनको भी मौका देना बनता है और इनको मौका शायद दे सकते हैं गौतम गंभीर। वेल काफी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ये तो कभी हमें आईपीएल में दिखे नहीं है। तो ये आईपीएल में इसलिए नहीं दिखे क्योंकि 5 साल से ये आईपीएल में अनसोल्ड जा रहे हैं। देखिए इन्होंने अपना बेस प्राइस 2020 से 30 लाख रुपए रखा है। अब 30 लाख के बेस प्राइस में भी ये लगातार अनसोल्ड जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि फ्रेंचाइजी जो इतने महंगे 20-20 करोड़ के खिलाड़ी खरीदती हैं ये अभिमन्यु को 30 लाख में भी नहीं खरीद रही। अभिमन्यु को इसलिए नहीं खरीद रही क्योंकि T20 फॉर्मेट में अभी इनकी बैटिंग किसी ने देखी नहीं है लेकिन ये डायरेक्ट बिना आईपीएल के टीम में इसलिए आ गए इंटरनेशनल की क्योंकि रणजी में इन्होंने रन बनाए हैं। इन्होंने बताया है कि बिना आईपीएल के भी सिलेक्शन हो सकता है डोमेस्टिक से डायरेक्ट जैसे आईपीएल के पहले हुआ करता था। इसलिए अभिमन्यु रन भी बना सकते हैं क्योंकि आईपीएल के बैट्समैन नहीं है, ये वहां के बैट्समैन है जहां पे जरूरत है। वेल अभिमन्यु के बाद 4 नंबर में शुभमन गिल ही आने वाले हैं। अब देखिए गिल यहाँ क्यों आएंगे क्योंकि गिल ने अपना पोजीशन फिक्स कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। पहले ही मैच की पहली इनिंग में इन्होंने 147 रन बनाए थे और एज अ कैप्टन इन्होंने सेंचुरी मारी थी।
लास्ट 20 साल में विराट कोहली के बाद ये पहले ऐसे बैट्समैन बने थे इंडियन जिन्होंने कैप्टेंसी ली और सेंचुरी मार दी। और ऐसे में सब लोगों की उम्मीद इनसे बहुत होगी कि सेकेंड मैच में भी रन बनाएंगे। देखिए, शुभमन गिल की बैटिंग के साथ एक अच्छी बात यह है कि शुभमन गिल लास्ट मैच में शॉट खेलते समय आउट हुए थे। अब वो शॉट खेलने इसलिए गए थे क्योंकि उनको पता था कि इंडिया के पास बैटिंग है बाद में, लेकिन इंडिया की डीप बैटिंग कोलैप्स कर गई। ऐसे में शुभमन को जब पता है कि इंडिया की एंड में बैटिंग नहीं है तो वो यहाँ पे आराम से खेलेंगे और रन बना के जाएंगे। तो शुभमन से सबको बहुत ज्यादा उम्मीद है, साथ में वो कैप्टन भी और वो फॉर्म में भी है। अब शुभमन के बाद कई लोग कह रहे थे कि करुण नायर आते थे लेकिन इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन करुण नायर को ड्रॉप नहीं किया जाएगा और इसका रीजन काफी साफ है। देखिए, साई सुदर्शन अभी नए हैं, अगर इनको ड्रॉप भी कर दिया गया तो आने वाले टाइम में इनको मौका दिया जाएगा। बट करुण नायर बहुत साल बाद वापसी कर रहे हैं, अगर ये ड्रॉप किए गए तो फिर इनको मौके नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए गौतम इनको लगातार खिलाएंगे और 5 टेस्ट ये खेलने वाले हैं। हालांकि ये 5 टेस्ट में अगर फ्लॉप हो गए तो फिर ये ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन अभी इनको लगातार चांस मिलेगा। आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम द यंग मैन करुण नायर। ऐसे में शुभमन के बाद करुण नायर बैटिंग करने आएंगे। अच्छी बात यह कि करुण नायर लास्ट मैच में फ्लॉप हुए हैं तो इस मैच में वो पक्का चलेंगे, क्योंकि करुण नायर का जो एवरेज है वो बताता है कि वो लगातार परफॉर्म करते ही करते हैं। अगर वो एक मैच में फ्लॉप होते हैं तो दूसरे में चलते हैं। इवन इनके ऊपर प्रेशर भी है कि भाई पहले मैच में मैं नहीं चला हूं तो इधर पर मुझे चलना होगा, और ऐसे में करुण नायर रन बना सकते हैं। बट अगर ये रन नहीं भी बनाते तो इसके बाद बैटिंग में आते हैं ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत हार्ट अटैक देने वाले हैं दोनों टीम को। पहले ही मैच की दोनों इनिंग में सेंचुरी मारने वाले पंत ने बताया कि वो कितने कमाल के खिलाड़ी हैं और पूरी सीरीज में शायद ये मोस्ट रन गेटर भी हो सकते हैं। पंत लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बस दिक्कत यह है कि पंत को अपने 100-200 में तब्दील करने होंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऋषभ की इतनी अच्छी इनिंग के बाद दोनों इनिंग में इंडिया की बैटिंग को लैप्स कर गई, क्योंकि ऋषभ के बाद बैटिंग है ही नहीं इंडियन टीम के पास। पहले मैच में हमने देखा कि पहली इनिंग के अंदर इंडियन टीम के 41 रन में लास्ट के 7 विकेट गिरे, दूसरी इनिंग में इंडियन टीम के 30 रन में 6 विकेट गिरे आखिरी के। ऐसे में ऋषभ पंत के बाद इंडियन टीम में बैटिंग नजर ही नहीं आती। हालांकि बैटिंग में रविंद्र जडेजा आएंगे जिनका एवरेज 34.6 का है, इन्होंने रन भी बहुत बनाए हैं। लेकिन जडेजा ऐसे बैट्समैन है कि वो जब चलते हैं तो वो लगातार चलते हैं और जब वो नहीं चलते तो लगातार फ्लॉप होते हैं, और अभी उनके साथ वही हो रहा है कि वो फ्लॉप होते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। ऐसे में जडेजा चले ना चले ये तो देखने वाली बात होगी, बट इंडिया की बैटिंग यहीं तक है, क्योंकि यहाँ के बाद अभी शार्दुल आते थे और शार्दुल ये मैच पक्का नहीं खेलेंगे। एंड ये मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मैच है बिर्मिंघम में खेला जाना है और यहाँ की पिच तीसरे दिन स्पिन को सपोर्ट करती है। मतलब सेकेंड इनिंग में स्पिनर काम आ सकते हैं इंडियन टीम के। ऐसे में शार्दुल की जगह कुलदीप बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो सबका ध्यान कुलदीप की तरफ है कि कुलदीप यादव ये मैच खेल सकते हैं। वेल, कुलदीप एक सही ऑप्शन भी होंगे क्योंकि लास्ट मैच में शार्दुल को खिला के गौतम ने देख लिया है कि ना वो बैटिंग कर पा रहे हैं और बॉलिंग भी वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर कुलदीप को खिलाया गया, वो 5-6 विकेट लेके चले गए दोनों इनिंग के अंदर, तो वो काफी इंपैक्ट डाल देंगे। इसलिए कुलदीप ये मैच खेलने वाले हैं। वेल, कुलदीप के नंबर काफी बढ़िया है, 13 मैच के अंदर 56 विकेट है, 22 के अराउंड एवरेज है। और ऐसे में कुलदीप यादव अगर विकेट लेके जाते हैं तो कमाल हो जाएगा। यही एक बंदा है जो मैच पलट सकता है, क्योंकि बॉलिंग से ही इंडिया मैच यहाँ पे जीत सकती है। बट ये अकेले मैच कैसे पलटेंगे, क्योंकि इसके बाद इंडिया के जो 3 पेस बॉलर हैं ये बहुत दिक्कत का विषय है। इंडिया से जो 3 पेस बॉलर होंगे, यहाँ पे सबसे पहले सिराज होंगे, दूसरे प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आकाशदीप भी हो सकते हैं, लेकिन तीसरे जो बुमराह थे इनका रिप्लेसमेंट होगा कौन। अब देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो बुमराह का कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बुमराह जैसी बॉलिंग कर रहे हैं इंडियन टीम में कोई बॉलर ऐसा है ही नहीं। बट अगर आप फिर भी देखने जाएं कि यार बुमराह का रिप्लेसमेंट कोई ना कोई तो टीम में आएगा ही आएगा, तो डेफिनेटली अर्शदीप होंगे, क्योंकि अर्शदीप ने अभी तक टेस्ट डेब्यू किया नहीं है। और अगर अर्शदीप यहाँ पे आएंगे तो ये काफी अच्छा इंपैक्ट डाल सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि अर्शदीप अकेले क्या करेंगे, क्योंकि अर्शदीप के साथ जो सिराज होंगे या प्रसिद्ध कृष्णा होंगे या आकाशदीप होंगे, ये सारे के सारे फ्लॉप रहे हैं लगातार। तो मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 होने वाली है। मतलब लास्ट मैच से जो चेंजेस हुए हैं वो आपको साफ दिख रहे होंगे कि साई की जगह अभिमन्यु आ सकते हैं, बुमराह की जगह अर्शदीप ही आएंगे और शार्दुल की जगह कुलदीप आएंगे। साथ में एक चेंज और हो सकता है, वो है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आकाशदीप। तो 4 खिलाड़ी इस मैच में चेंज होने वाले हैं और ये काफी बड़े चेंजेस हैं। वेल, इसके बाद अगर आप देखने जाएंगे तो क्या इंडिया इस प्लेइंग 11 से ये मैच जीत सकती है, तो मेरा आंसर बिल्कुल साफ ऑनेस्टली नो है। देखिए, नो क्यों है मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहला रीजन है कि आर्चर का कमबैक हो गया इंग्लैंड की टीम में। वेल, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मैच जो है बिर्मिंघम में खेला जाना है और यहाँ की पिच पहले 2 दिन फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है और इसके बाद स्पिन ट्रैक ये बनता है। अब फास्ट बॉलर को जब ये पिच सपोर्ट करेगी तो यहाँ पे आर्चर का कमबैक हो गया और बुमराह टीम इंडिया से चले गए हैं। आर्चर के भले ही अभी नंबर आप देखने जाएंगे तो 13 मैच में 42 विकेट है, एवरेज जो है वो 31 का है।
बट दिक्कत वाली बात इंडिया के लिए है कि आर्चर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो विकेट लेना स्टार्ट करते हैं तो बहुत विकेट लेते हैं, और अगर ये विकेट नहीं ले पाते तो ये नहीं ले पाती। बट इंडियन पिच में ये विकेट नहीं ले पाते तो ये लगातार फ्लॉप रहते हैं और वे पूरे मैच बिना विकेट के जाते हैं और पिटते हैं। बट यही जब इंग्लैंड की पिच में आते हैं और विकेट लेते हैं तो ये लगातार विकेट लेते जाते हैं। और ये पिच तो वैसे भी अब होने वाली है इंग्लैंड की, जहां पे पिच सपोर्ट करने वाली है आर्चर की बॉलिंग को। ऐसे में जब सामने वाली टीम में आर्चर भी आ गए और इनके बाकी बॉलर भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं तो ये टीम की बॉलिंग साइड ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। साथ में अगर आप इंडिया की बॉलिंग देखेंगे तो दिक्कत यह है कि बिना बुमराह के टीम इंडिया शायद ऑल आउट ही नहीं कर पाएगी इंग्लैंड की टीम को। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बुमराह के बिना विकेट लेगा कौन। लास्ट 2 साल के अंदर पूरी टीम इंडिया के पेसर ने मिला जुलाकर 80 विकेट लिए और बुमराह ने लिए 81 विकेट। ऐसे में बाकी बॉलर तो वैसे भी विकेट नहीं ले पा रहे तो ये कैसे ही विकेट ले पाएंगे। देखिए लास्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट लिए थे, लेकिन यदि आप इनकी इकोनॉमी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहली इनिंग में इन्होंने 20 ओवर में 128 रन खाए थे और अगली इनिंग में 15 ओवर में 92 रन खा गए थे। मतलब दोनों इनिंग में इनका जो रन रेट था ये 6 से ज्यादा का था। अब ऐसे में दिक्कत यही है कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ऑल आउट भी कर देते हैं सामने वाली टीम को तो ये तब ऑल आउट कर पाएंगे जब इंग्लैंड 500 रन बना चुकी होगी। और ऐसे में कोई मतलब ही नहीं है ऑल आउट करने का, क्योंकि वहां पे इंग्लैंड मैच जीत गई होगी। तो बिना बुमराह के इंडिया को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बुमराह रहते तो ये 5 विकेट हॉल लेके ही गए थे और अगर ये विकेट नहीं लेते तो ये इकोनॉमिकल तो रहते ही है। ऐसे में इंडिया के ऐसे बॉलर जो ना इकोनॉमी से रहते हैं ना विकेट देते हैं, ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगे। और इंग्लैंड की हम साफ देख सकते हैं कि इनकी बॉलिंग साइड स्ट्रांग है और इंडिया की कमजोर है। वेल दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जहां मुझे लगता है कि इंग्लैंड मैच जीत जाएगी वो है इंग्लैंड की डीप बैटिंग। इंग्लैंड के पास इतनी ज्यादा डीप बैटिंग है कि 206 रन में इंग्लैंड 3 विकेट खोने के बाद भी 465 रन बना देती है। इंग्लैंड की टीम में जेमी स्मिथ तो ठीक ही है, क्रिस वोक्स तक बैटिंग करते हैं, इवन कर्स तक बैटिंग करते हैं। ऐसी टीम जिसके पास 10 नंबर तक बैटिंग है, जो लिटरली लास्ट के 4 बैट्समैन भी रन बनाने का ट्राई करते हैं और रन बनाते हैं, वो टीम को आप कैसे हरा पाएंगे। इंग्लैंड के पास ऐसी बैटिंग है कि इंग्लैंड के 100 रन में 5 विकेट भी गिर गए फिर भी लास्ट के 5 विकेट 250 रन बना सकते हैं। वहीं इंडिया की बैटिंग जो है वो डीप में है ही नहीं। इंडिया के अगर 100 रन में 5 विकेट गिरे तो इंडिया 125 में ऑल आउट हो जाएगी और यहीं पे इंग्लैंड की बैटिंग इंडिया से स्ट्रांग हो जाती है। तो एक तरफ जहां इंग्लैंड की बॉलिंग भी स्ट्रांग है, बैटिंग भी स्ट्रांग है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बैटिंग बॉलिंग दोनों कमजोर है। देखिए लास्ट मैच में सबको इसलिए लग रहा था कि इंडिया मैच जीत सकती है क्योंकि इंडिया की बॉलिंग स्ट्रांग थी इंग्लैंड की बॉलिंग से। भले ही बैटिंग दोनों की बराबर रही हो सकता है इंग्लैंड की थोड़ी ज्यादा अच्छी रही हो, लेकिन इंडिया की बॉलिंग स्ट्रांग थी और वहीं से इंडिया मैच निकाल सकती थी। बट बुमराह के जाने के बाद इंडिया की बॉलिंग भी कमजोर हो गई, बैटिंग भी कमजोर हो गई। ऐसे में इंडिया करेगी क्या। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के लॉस का वो ग्राउंड होने वाला है। ये ग्राउंड इंडिया को कभी सपोर्ट नहीं करता। ये मैच बर्मिंघम में खेला जाना है और यहाँ का जो ग्राउंड है, यहाँ पे इंडिया ने अभी तक पूरे टेस्ट इतिहास में 8 मैच खेले और 7 हारे हैं। 1 मैच इंडिया ने ड्रॉ कराया है और इंडिया जीती तो कभी नहीं है यहाँ। ऐसे में इंडिया क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती है। ये ग्राउंड इतना ज्यादा बेकार है इंडिया के लिए कि इंडिया यहाँ जीत ही नहीं पाती है और इससे बेकार सिचुएशन हो नहीं सकती जब बुमराह नहीं खेलने वाले। इंडिया पहला टेस्ट मैच हार गई और उसके बाद ये ग्राउंड इन्हें मिला। वेल इन सारी चीजों को देखते हुए लगता तो यही कि इंग्लैंड का पड़ला बहुत भारी है और इंग्लैंड ये मैच जीतने वाली है। बट कोई मैरेकल हो जाए और इंडिया ये मैच जीत जाए, मैं यही आशा करता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या चांसेस है इंडिया के मैच जीतने के? जरूर से बताइएगा। मिलेंगे इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वाली वीडियो जरूर से देख लीजिए। धन्यवाद।